अरे बहू, ये क्या किया तूने? अच्छे खासे सेब को कचरे के डिब्बे में डाल दिया। कम से कम फेंकने से पहले एक बार चेक तो कर लेती अच्छा है कि नहीं। तेरे मायके से नहीं आए थे, मेरे बेटे ने अपने पैसे से खरीद कर लाए थे। एक काम ढंग का नहीं करती, बस नुकसान पे नुकसान करती रहती है। मेरे बेटे के भाग फूटे थे जो ये घर में आई। इतना बोल सुनीता जी अपने कमरे में चली गई और साक्षी अपने काम में लग गई, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। ये है सुनीता जी जो अपने बड़े बेटे साहिल और उसकी पत्नी साक्षी और छोटे बेटे संदीप और उसकी पत्नी अंकिता और अपनी पोती अनाया के साथ मुंबई में रहती है। वैसे तो घर में सबका व्यवहार ठीक था और साक्षी भी काफ़ी समझदार और संस्कारी लड़की थी, लेकिन वो हर काम में कोई ना कोई गलती कर देती और वो भूल जाती थी कि उसने क्या किया। वही गलती उसने आज भी की। आधे बचे हुए सेब को बाकी के कचरों के साथ कचरे के डिब्बे में डाल दिया जो वो अपनी बेटी अनाया को खिला रही थी। बस फिर क्या था, छोटी सी बात का बतंगड़ बन गया। इतनी सी बात को लेकर सुनीता जी ने साक्षी को खरी खोटी सुना दी, लेकिन बाद में उन्हें इस बात का बहुत पछतावा हुआ और सोचने लगी कि इतना कुछ सुना दिया उसको, लेकिन उसने पलट के जवाब भी नहीं दी, वरना आजकल की बहुएं जवाब देने में देर नहीं लगाती। अभी कुछ दिन पहले की बात है, सुनीता जी के पड़ोस में निर्मला जी अपने बेटे बहू सुरेश और कीर्ति के साथ रहने आई। निर्मला जी का व्यवहार तो अच्छा था, लेकिन उनकी बहू मुंहफट थी, जो मन में आए बोल देती और निर्मला जी कुछ बोलती तो उनकी बात का दो टुकसा जवाब देती या उन्हें बहुत कुछ सुना देती। निर्मला जी को तो बहुत बुरा लगता, पर कभी कुछ बोलती नहीं। एक बार निर्मला जी ने अपनी बहू से, बेटा इतनी ठंड में फ्रिज का पानी मत पिया कर, सर्दी खांसी हो जाएगी। वैसे भी आजकल वायरल फीवर कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। इस पर उनकी बहू ने कहा, आप इसकी चिंता ना करो तो अच्छा है, मुझे कुछ नहीं होने वाला। सुनीता जी और निर्मला जी की दोस्ती हो गई थी और दोनों अपनी अपनी मन की बात एक दूसरे को बताते। जब वो कीर्ति की बातें सुनती तो उन्हें निर्मला जी के लिए बहुत दुख होता। दूसरे दिन उस सेब वाली बात अभी भी सुनीता जी के मन में रह जाती है और सोचती है, कल बहुत कुछ सुना दिया उसे, आज कुछ उसकी पसंद का बना के देती हूँ, उसको अच्छा लगेगा। बस फिर क्या था, सुनीता जी ने आलू के परांठे जो साक्षी के फेवरेट थे झटपट तैयार कर दिए और किचन में रख दिए। थोड़ी देर बाद साक्षी जब किचन में आई और उसने आलू के परांठे देखे तो वो बहुत खुश हो गई और समझ गई कि ये परांठे किसने बनाए हैं और उसे वहीं खड़े खड़े खाने लगी। जब सबने नाश्ते के लिए साक्षी को आवाज़ लगाई तो उसे ध्यान आया और बचे हुए परांठे और बाकी नाश्ता लेके डाइनिंग टेबल की तरफ चल दी। जैसे ही सुनीता जी ने देखा परांठे कम है तो वो समझ गई कि साक्षी ने किचन में परांठे खाए और फिर नाटक करते हुए बोली, अरे किस भुक्खड़ ने परांठे खा लिए, ये तो कम है और मैंने तो काफ़ी सारे बनाए थे। इस पर साहिल ने बोला, कोई बात नहीं माँ, आप लोग खा लो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है तो मैं निकलता हूँ। और फिर संदीप ने भी बोला, हाँ तुम सब खाओ, मैं भी बस थोड़ा ही खाऊंगा, मुझे भी जल्दी निकलना है, लेट हुआ तो सचिन बहुत सुनाएगा मुझे। साहिल और संदीप अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं और बाकी सब भी नाश्ता ख़त्म करते हैं। जैसे ही साक्षी सारे बर्तन समेट के धोने के लिए किचन की तरफ जाती है, वैसे ही सुनीता जी बोलती है, साक्षी तू रहने दे, अंकिता धो लेगी बर्तन, तू जरा मुझे मेरी दवाई दे, तेरे इतने पढ़े लिखे होने का कुछ तो फायदा हो। ये सुनते ही अंकिता का मुंह बन जाता है, क्योंकि उसको काम करने में आलस आता है और काम से जी चुराती है, लेकिन घर के ज़्यादातर काम साक्षी ही करती है। साक्षी सुनीता जी को दवाई देके आती है तो देखती है कि अंकिता अभी भी वैसे ही खड़ी है, इसलिए साक्षी बर्तन लेके धोने लगती है और बाकी के काम निपटा के आराम करने जाती है। लेकिन तभी उसकी बेटी अनाया उड़ जाती है और साक्षी उसे देखने लग जाती है। सुनीता जी ये सब देखती है और अपने मन में सोचती है कि कितना काम करती है, आराम करने का भी टाइम नहीं मिला। अब अनाया उठ गई है तो उसको नाश्ता फिर मालिश नहलाना सब करेगी और अपने मन में कुछ सोचती है और खुद से कहती है, हाँ ये ठीक रहेगा। फिर साक्षी से कहती है, साक्षी जी माँ तू वो मोहन के घर जा और देख के आ, मेंटेनेंस और लाइट बिल और हाउस टैक्स कितना बाकी है, सारा दिन बस घर में पड़ी रहती है। और हाँ, सामने की दुकान से कुछ सामान भी ले आ रसोई के, तब तक अनाया की मालिश मैं कर दूंगी और नाश्ता भी करा दूंगी।
तू जाके आ। जी माँ, मैं जाती हूँ। इतना बोल साक्षी वहाँ से चली जाती है। यूँ तो सुनीता जी साक्षी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन कभी जाहिर नहीं करती और अपनी बातों से ऐसे जताती जैसे वो एक कट्टरपंथी सास है। कुछ देर बाद सुनीता जी को बाहर रोड से कुछ आवाज़ सुनाई दी। सुनीता जी खुद से, ये कैसी आवाज़ है, जैसे कुछ गिरा हो, देखना पड़ेगा। गैलरी में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, भीड़ भी जमा हो गई, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। तभी अनाया की रोने की आवाज़ सुनकर सुनीता जी अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद साक्षी घर आई, लेकिन उसके माथे पर और हाथ पर पट्टी लगी थी। सुनीता जी साक्षी को देखकर, ये सब क्या है साक्षी, सिर पे और हाथ पे पट्टी लगी है, कहाँ से हाथ पैर तुड़वा के आई? साक्षी बताने लगी कि क्या हुआ और ये चोट कैसे लगी। एक्सीडेंट के समय माँ, मैं जैसे ही सामान लेकर घर आने को हुई, वैसे ही मेरी नज़र बीच रोड पर खेलते हुए एक छोटे बच्चे पे गई और दूसरी तरफ से गाड़ी आ रही थी। मैं जैसे उसे बचाने गई, बच्चे को तो बचा लिया, पर मैं बैलेंस नहीं कर पाई और वहीं एक पत्थर पर गिर गई। पत्थर ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए ज़्यादा चोट नहीं आई, सिर्फ थोड़ी बहुत चोट लग गई है, साक्षी ने कहा। सुनीता जी बोली, साक्षी, तू इसे थोड़ी बहुत चोट कहती है? माथे पे पट्टी और हाथ में भी, कब तक ठीक होगा क्या पता? साक्षी बोली, माँ, डॉक्टर ने बोला है 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, ज़्यादा नहीं लगी सच में। सुनीता जी बोली, ठीक है, चल कोई बात नहीं। और मन में सोचा, काश इसे बाहर नहीं भेजती तो ये सब नहीं होता। तभी साक्षी अनाया को लेने के लिए आगे बढ़ती है। ये क्या कर रही है? साक्षी बोली, अनाया भूखी होगी ना, उसे थोड़ा दूध पिला देती हूँ, फिर खाना बना के खिला दूंगी। नहीं, रहने दे, मैं कर लूँगी सब, तू जाके आराम कर। साक्षी सोचने लगती है, माँ कैसे अकेले मैनेज करेगी। अंकिता को बोलती हूँ, वो हेल्प कर देगी माँ की। कुछ दिन में मेरा हाथ ठीक हो जाएगा तो मैं ही कर दिया करूँगी सब। साक्षी अंकिता के पास जाती है और उससे कहती है, अंकिता, तुम थोड़े दिन संभाल लो, क्योंकि अभी तो मैं कुछ कर नहीं सकती। 1 हफ्ते की बात है, माँ तुम्हारी हेल्प कर देगी तो तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अंकिता बोली, दीदी मैं तो कर देती, लेकिन आपको पता ही है कि पीहू भतीजी का बर्थडे आ रहा है, तो मुझे 2 दिन बाद वहीं जाना है। साक्षी बोली, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ। अंकिता कुछ नहीं बोलती। थक हार के साक्षी अपने मायके फ़ोन करती है और अपनी मम्मी को उस एक्सीडेंट के बारे में सब बताती है। फिर वो साक्षी की छोटी बहन विदिशा को भेजने के लिए बोलती है, जिससे साक्षी की हेल्प भी हो जाएगी और सुनीता को भी काम नहीं करना पड़ेगा। विदिशा भी आने के लिए तैयार हो जाती है। अब विदिशा भी साक्षी के घर में कुछ दिन के लिए आ गई और सारा काम बखूबी संभाल लेती है, जैसे इन सब की उसने अच्छे से ट्रेनिंग ले रखी हो। इन दिनों साहिल भी साक्षी की बहुत मदद करता, साक्षी की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता, जैसे बाल बांधना हो, ब्रश करना हो, दवाई देनी हो, रूम में सफाई करनी हो या फिर कोई और छोटा मोटा काम हो। 5 दिन हो गए थे। अब साक्षी का हाथ भी काफ़ी ठीक था और अपने खुद के काम थोड़ा बहुत कर लेती थी। दिवाली भी आने वाली थी, इसलिए साक्षी और विदिशा ने मिलकर साफ सफाई अभियान चालू कर दिया। सफाई के दौरान विदिशा को साक्षी और साहिल के कॉलेज की कुछ फोटोज़ मिली। फिर साक्षी को छेड़ते हुए बोली, दीदी आप और जीजू साथ में कितने अच्छे लग रहे हो। साक्षी फ़ोटो लेते हुए, तुझे ये फ़ोटो कहाँ से मिली? चल दे मुझे। विदिशा हाथ पीछे करते हुए, नहीं दीदी, मुझे अपनी लव स्टोरी बताओ ना, कि आप और जीजू कैसे मिले, कैसे आप दोनों के बीच प्यार हुआ, कैसे इजहार हुआ। साक्षी शर्माते हुए, चुप कर, आजकल बहुत बोलने लगी है। विदिशा बोली, अरे दीदी बताओ ना, कुछ टिप्स मुझे भी दे दो। साक्षी बोली, अरे अपनी जबान को लगाम दे, बहुत चलने लगी है कैंची की तरह। अरे दीदी प्लीज़ बताओ ना, प्लीज़। साक्षी विदिशा को अपनी कहानी सुनाने लगती है और बताती है कि ये कहानी 10 साल पहले शुरू होती है, जब वो दोनों पहली बार मिलते हैं। 10 साल पहले जब साक्षी और साहिल दोनों पहली बार 11वीं कक्षा में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म भरने कॉलेज में गए थे, उस समय भीड़ ज़्यादा होने की वजह से धक्का मुक्की होने लगी, जिससे वो दोनों आपस में टकरा गए। साक्षी उसे एक नज़र देख सॉरी बोल के दूसरी जगह चली गई जहाँ भीड़ नहीं थी, लेकिन साहिल बस साक्षी को देखता ही रह गया। उसे उस भीड़ में भी ऐसा लग रहा था जैसे वो अकेला हो। वो साक्षी को देख रहा था जो अपना फॉर्म भरने में व्यस्त थी। उसके चेहरे पर अपने आप ही मुस्कान आ गई।
जब उसे किसी का धक्का लगा तब उसे होश आया और वहाँ से निकला। एडमिशन होने के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए, लेकिन घर जाने के बाद भी साक्षी का चेहरा हर बार उसकी आंखों के सामने आ जाता। काली गहरी झील सी आंखें और उसमें लगा हुआ काजल, कानों में छोटी छोटी बालियां, सफ़ेद शर्ट और काले कलर की स्कर्ट, बालों की 2 चोटी रिबन से बंधी हुई जैसे अभी भी स्कूल जाने के लिए रेडी हुई हो, और उसके माथे पर जुल्फ बार बार उसकी आंखों के सामने आ जाते और साक्षी उसे कान के पीछे करने लगती। उसे याद करते ही साहिल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। अपने मन में सोचता कॉलेज खुलने के बाद उससे मिलना ही है। साहिल बहुत बेसब्री से इंतज़ार करता है कॉलेज खुलने का। पहली बार कॉलेज जाने का एहसास ही अलग होता है। नए दोस्त, नया माहौल, नया वातावरण, नए कैंटीन का खाना, नए शिक्षक, सबसे बड़ी बात अपनी मर्जी से कॉलेज में आना जाना, समय की कोई पाबंदी नहीं होती, और साथ में ये डर कि कहीं रैगिंग के शिकार ना हो जाए। खैर, इन सब के साथ साथ साहिल को साक्षी से भी मिलने, उससे बात करने का बहुत मन करता है। कॉलेज खुलने का भी दिन आ गया और साहिल और साक्षी दोनों समय से कॉलेज पहुंचते हैं। कैंपस में जाने के बाद पता चलता है कि 11वीं कक्षा के अलग अलग डिवीज़न के 6 क्लास है। साहिल अपने मन में प्रार्थना करता है, भगवान जी प्लीज़ वो मेरी ही क्लास में हो, हम दोनों को एक ही क्लास में डालो प्लीज़। अब इतना मिलवाया है तो थोड़ा और सही प्लीज़, फिर मैं आपको आपका मनपसंद लड्डू खिलवाऊंगा पक्का। इतना बोल वो नोटिस बोर्ड पे अपना डिवीज़न देखने जाता है कि तभी उसे साक्षी दिखती है। साहिल फिर से उसकी खूबसूरती में खो जाता है। उसे फिर से ऐसा लगता है जैसे उसके आसपास कोई नहीं है। पूरे कैंपस में सिर्फ वो और साक्षी है। वो बस साक्षी को देखता रहता है। इस बार भी वो 2 छोटी रिबन से बंधी हुई, आंखों में काजल, शर्ट और स्कर्ट में आती है, जिसे देख साहिल मुस्कुराने लगता है और वो बार बार अपनी जुल्फों को कान के पीछे करती, जिसे देखकर साहिल अपने मन में सोचता है अभी भी स्कूल जाती हुई बच्ची लग रही है। इसके विपरीत साक्षी लिस्ट देखने में व्यस्त रहती है। साक्षी अपने पुराने दोस्तों से बोलती है, यार हम दोनों तो साक्षी पूनम तो एक ही डिवीज़न ए में है, पर ये दोनों ज्योति प्रीति का नाम ही नहीं है इस लिस्ट में। लगता है दूसरे डिवीज़न में डाल दिया, चलो उस लिस्ट में देखते हैं, शायद उसमें हो ये दोनों के नाम। जैसे ही साक्षी दूसरी ओर जाती है, साहिल झट से जाके उस लिस्ट में अपना नाम ढूंढने लगता है। वो एक बार में ही जल्दी जल्दी नाम पढ़ता है, पर उसे अपना नाम नहीं मिलता, जिससे वो निराश हो जाता है और अपने मन में सोचता है शायद मैं तुमसे कभी बात भी नहीं कर पाऊंगा। साहिल उदास होकर वहीं एक और बैठा रहता है। तभी उसका एक दोस्त युग, जो उसके साथ स्कूल में ही पढ़ता था, वो आया और बोला, हे साहिल कैसा है तुम? साहिल चौंकते हुए, अरे युग तू यहाँ, तूने भी यहीं एडमिशन लिया है क्या? युग बोला, हाँ। साहिल बोला, चल अच्छा है, साथ में मज़े करेंगे, वरना अकेले में मैं बोर हो जाता। युग बोला, हाँ चल, क्लास में चल, कौन सा डिवीज़न है तेरा? मेरा तो ये है। साहिल बोला, पता नहीं, मैंने देखा नहीं, रुक देखकर बताता हूँ। साहिल लिस्ट देखता है और उदास होते हुए, यार मेरा तो बी है। युग बोला, हाँ तो क्या हुआ, ब्रेक में मिल लिया करेंगे, और वैसे भी लेक्चर में कौन सा ही मस्ती करने मिलेगा। साहिल बोला, हाँ ये तो है। फिर दोनों अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, लेकिन साहिल को कोई मौका नहीं मिलता साक्षी से बात करने का, या यूं कहें कि उसकी हिम्मत नहीं होती जाकर उससे बात करने का। ऐसे ही 2 साल निकल जाते हैं और दोनों का 12वीं पूरा होता है। आगे जाकर फर्स्ट ईयर में साक्षी और साहिल दोनों एक ही शाखा का चुनाव करते हैं। इस बार दोनों एक ही क्लास में होते हैं, जिसकी वजह से साहिल बहुत खुश होता है और सोचता है कि इस बार साक्षी से दोस्ती करके रहूँगा। वैसे तो साहिल अपने मन में सोचता है, लेकिन कभी उसकी हिम्मत नहीं होती कि साक्षी से क्या, किसी भी लड़की से वो सामने से बात करे। साहिल क्लास में सबसे हैंडसम लड़का रहता है, जिससे क्लास की सारी लड़कियां उसके आगे पीछे ऐसे घूमती रहती है जैसे कृष्णा के चारों ओर गोपियां। लेकिन वो हमेशा लड़कियों से दूर ही रहता था, पर वो साक्षी को पसंद करने लगा और उससे हमेशा बात करने के नए नए तरीके ढूंढता रहता, पर कभी कामयाब नहीं हो पाया। कॉलेज में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम चालू होने वाले थे, तो सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए। क्लास में 10-10 लोगों का एक समूह बनाया गया था, जिसमें साक्षी और साहिल दोनों एक ही समूह में रहते हैं। साहिल की खुशियों का तो ठिकाना ही नहीं रहता है कि वो दोनों एक ही समूह में है।
धीरे धीरे दिन बीतते जाता है और परीक्षा का समय नज़दीक आता है। सब लोग परीक्षा की तैयारी करते हैं। साहिल सोचता है यह अच्छा मौका है साक्षी से बात करने का। हम दोनों एक ही समूह में हैं तो वो मेरी मदद ज़रूर करेगी। हिम्मत करके जाता हूँ, क्या पता इस बार काम बन जाए। चल बेटा साहिल, लग जा मिशन पे। और साहिल बड़ी हिम्मत करके उत्साह के साथ साक्षी से बात करने जाता है। साहिल बोला, हाय साक्षी। उसे देखते ही उसमें खो जाता है। आंखों में काजल, होठों पे हल्की लिपस्टिक, खुले यू शेप में कटे बाल, काले कलर का सूट और ऑरेंज दुपट्टा और सलवार कहर ढा रही थी। साक्षी आश्चर्य से साहिल की ओर देखते हुए, हाय साहिल, क्या हुआ, कुछ काम था क्या? साहिल साक्षी के मुंह से अपना नाम सुन के होश में आया। क्यों, मैं बिना काम के नहीं आ सकता क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी कभी बात नहीं हुई ना, इसलिए पूछा। हाँ वो तो है, वो एक्चुअली मुझे हमारी प्रैक्टिकल बुक चाहिए थी। वो क्या है ना, मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल छोड़ दिए थे जिससे मुझे अभी परेशानी हो रही है। मैंने क्लास में बहुत लोग से पूछ लिया, परीक्षा की वजह से कोई देने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगा शायद तुम मेरी मदद करोगी। सब एक सांस में बोल देता है। साक्षी बोली, ओके ठीक है, ले जाओ, लेकिन आराम से बोलो। बुक देते हुए, ये लो और परसों तक मुझे दे देना, क्योंकि मुझे भी परीक्षा की तैयारियां करनी है। साहिल बोला, तुम चिंता मत करो, परसों तक ये बुक तुम्हारे हाथ में सही सलामत मिलेगी। थैंक यू सो मच। साक्षी वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद साहिल बहुत खुश होता है और खुद से बोलता है, देखना एक दिन मैं तुम्हें अपना बना के रहूँगा और तुम्हारे मुँह से अपना नाम हर रोज़ सुनूंगा। फिर वो भी चला जाता है, लेकिन दो काली नज़रें उन दोनों को कब से घूरे जा रही थी, इस बात से दोनों अनजान थे। खैर, परीक्षा भी शुरू हो गई। सबने अच्छे से अपनी अपनी परीक्षा दी। साक्षी परीक्षा हॉल से बाहर आकर अपनी दोस्त पूनम से कहती है, देखना इस बार भी मैं ही फर्स्ट आऊंगी। पूनम बोली, हाँ हाँ पता है, वैसे भी पढ़ाई में तुझे कोई टक्कर नहीं दे सकता। और खूबसूरती में साहिल को खुश होते हुए, यार कितना हैंडसम है ना, फिर मुंह बनाते हुए, लेकिन क्या फ़ायदा, आज तक किसी लड़की को प्रपोज भी नहीं किया। अगर वो मुझे प्रपोज करेगा तो मैं झट से हाँ कह दूंगी। साक्षी आश्चर्य से, मतलब तुझे परीक्षा से कुछ लेना देना नहीं है, तू पूरे टाइम उसके बारे में सोचती है, तो तूने पढ़ाई कैसे की और ये परीक्षा कैसे दी? पूनम बोली, ठंड रख, तू उसकी टेंशन ना ले, कुड़ी में पास तो हो जाऊंगी। साक्षी बोली, तेरा बिना कुछ नहीं हो सकता, अब चल। एक हफ्ते बाद रिजल्ट भी आ गया था। सब अपना अपना रिजल्ट देखने में व्यस्त थी। तभी साक्षी ने ऐसा कुछ देख लिया जिसे देखकर वो रोने लगी और वहीं रखी कुर्सी पर बैठ गई। दरअसल उसने अपना रिजल्ट देखा था जिसमें उसको 50% से भी कम अंक प्राप्त हुए थे। पूनम, प्रीति और ज्योति तीनों उसे संभालने लगी। साक्षी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे इतने कम अंक कैसे आ सकते हैं, मैंने तो बहुत मेहनत की थी। प्रीति बोली, शांत हो जा यार, ऐसा तो कभी नहीं किया तूने। ज्योति बोली, हाँ यार चुप हो जा, ये तो सिर्फ परीक्षा के अंक है, जिंदगी के नहीं। सबने उसे बहुत समझाया लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थी। साहिल ने जब साक्षी को रोते हुए देखा तो उसे समझने में देर नहीं लगी कि माजरा क्या है। उसने अपने मन में ही कहा, तुम चिंता मत करो, हो ना हो ज़रूर कोई गड़बड़ हुई है, वरना जो लड़की हर साल फर्स्ट आती है उसका रिजल्ट ऐसा नहीं आ सकता। बहुत समय से जानता हूँ तुम्हें। और फिर वो स्टाफ रूम की तरफ बढ़ जाता है। वहाँ सब उसे अंदर जाने से रोकने लगते हैं, लेकिन वो बिना किसी की सुने अंदर चला जाता है और स्टाफ के कंप्यूटर पर चेक करता है और उसे गलती समझ में आ जाती है। वो सीधा प्रिंसिपल सर के ऑफिस की तरफ बढ़ गया। साहिल प्रिंसिपल के कैबिन में बिना इजाज़त लिए घुस जाता है, जिससे प्रिंसिपल को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। प्रिंसिपल सर बोले, ये क्या बदतमीजी है साहिल? साहिल बोला, माफ़ कीजिए सर, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे ऐसे आना पड़ा। प्रिंसिपल सर बोले, क्या हुआ? साहिल बोला, क्या मैं आपका लैपटॉप ले सकता हूँ थोड़ी देर के लिए? प्रिंसिपल बोले, ठीक है ले लो। साहिल पहले उसमें पेन ड्राइव डालता है, फिर प्रिंसिपल को दिखाते हुए, ये देखिए सर, ये रिजल्ट नकली है, इसमें सबके नाम के आगे गलत अंक है, अनुक्रमांक भी गलत है और कुछ लोगों के नाम की स्पेलिंग भी गलत है, जबकि ये असली रिजल्ट है। इसमें सबके नाम के आगे सही अंक है लेकिन अनुक्रमांक अलग है। ऐसा लगता है किसी ने जानबूझकर किया है। प्रिंसिपल बोले, लेकिन तुम ये कैसे कह सकते हो कि किसी ने जानबूझकर किया है, और कोई ऐसा क्यों करेगा?
साहिल बोला, इसमें देखिए डी लिखा है, इसका मतलब डुप्लीकेट हो सकता है और यहाँ ओ मतलब ओरिजिनल। प्रिंसिपल सर साहिल को ठीक बोल के उसे पकड़ने का आश्वासन दिलाते हैं जिसने ये सब किया है और असली रिजल्ट को फिर से नोटिस बोर्ड पर लगवाते हैं। प्रिंसिपल रिजल्ट की दूसरी कॉपी जो इस बार सही रिजल्ट था नोटिस बोर्ड पर लगाते हैं और क्लास में जाकर रिजल्ट के बारे में अनाउंस करते हैं। रिजल्ट के बारे में सुन के साक्षी का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसके मन में एक उम्मीद घर कर जाती है कि शायद इस बार जैसा सोचा था वैसा ही हो। फिर से सब अपना अपना रिजल्ट देखते हैं। साक्षी भी अपना रिजल्ट देखती है तो बहुत खुश होती है क्योंकि इस बार उसके नाम के आगे पास विद 91% लिखा था जो कि क्लास में प्रथम आई थी। साक्षी खुशी से झूम उठी थी और उसे खुश होता देख साहिल भी बहुत खुश होता है। सब लोग आकर साक्षी को बधाई दे रहे थे। साहिल भी उसके पास आया बधाई देने के लिए। साहिल बोला, बधाई हो, तुम हमेशा की तरह क्लास में प्रथम आई हो, मेरी चैंपियन। साहिल ने अंतिम के शब्दों पर जोर देते हुए कहा तो साक्षी उसे देखने लगी और शायद पहली बार उसे इतने करीब और ध्यान से देखा तो देखती रह गई। भूरी आंखें, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, गुलाबी होठ, बाल सलीके से सेट किए हुए, काले कलर की टी शर्ट जो उसके गोरे रंग पे खूब निखर रहा था। उसको खोया हुआ देख साहिल ने चुटकी बजाई। फिर साक्षी होश में आई। साक्षी बोली, हाँ हाँ क्या हुआ? साहिल बोला, मैंने कहा बधाई हो, तुम इस बार भी फर्स्ट आई हो। साक्षी बोली, हाँ थैंक यू, और अपने बाल कान के पीछे करने लगती है जो उसके चेहरे पर आ रहे थे और वहाँ से जाने के लिए पीछे मुड़ती है। साहिल आगे कुछ बोलता उससे पहले उसका दोस्त युग आ जाता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहता है, भाई तुझे मान गया। भाभी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए तो ऑफिस में भी घुस गया जहाँ किसी को भी जाने के लिए इजाज़त नहीं होती सिवाय वहाँ के स्टाफ के। और तो और स्टाफ की गलती को भी तूने पकड़ लिया जो उससे रिजल्ट बनाते टाइम हुई थी। वाह भाई सही है, भाभी तो खुश हो गई होगी अपना रिजल्ट देख के। साहिल युग से पूछता है कि उसे कैसे पता चला तो वो बोलता है उसने जाके प्रिंसिपल सर से पूछा इसके बारे में तो सर ने ही सब कुछ बताया। साक्षी युग की आवाज़ सुन के रुक जाती है और उन दोनों की तरफ पीठ करके खड़ी थी तो उसने सब कुछ सुन लिया था और अपने मन में सोचने लगी, ये भाभी कौन है? क्या साहिल शादीशुदा है? अगर ऐसा होता तो वो ये बात छुपाता क्यों? क्या करूं, पूछूं या नहीं? एक काम करती हूँ, पूछ लेती हूँ, वरना मेरे दिमाग में यही बात घूमती रहेगी। फिर वो साहिल और युग की तरफ घूम गई। युग को देख के आश्चर्य हुआ कि साक्षी यहाँ कैसे, तो उसके मुंह से धीरे से निकला भाभी, जिसे साक्षी सुन ना सकी और उसने साहिल से पूछ लिया, साहिल क्या तुम शादीशुदा हो? साहिल आंखें बड़ी बड़ी करके, क्या ये तुमसे किसने कहा? साक्षी बोली, वो युग ने अभी भाभी का जिक्र किया तो मुझे ऐसा लगा। साहिल युग को गुस्से से देखने लगता है जैसे कह रहा हो तू बाद में मिल फिर तुझे बताता हूँ। और वही युग अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था। साहिल साक्षी से, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस मजाक कर रहा था, तुम जाओ वरना तुम्हारा लेक्चर छूट जाएगा। साक्षी बोली, क्यों, तुम दोनों नहीं आ रहे हो? साहिल बोला, नहीं हमें कुछ काम है। साहिल साक्षी को वहां से रवाना कर युग पे टूट पड़ता है, लेकिन दोनों अभी भी इस बात से अनजान रहते हैं कि कोई उन दोनों को कब से देख रहा है जिसे उन दोनों का बात करना पसंद नहीं। साहिल बोला, तुझे क्या जरूरत थी भाभी बोलने की? देखा ना उसने गलत समझ लिया। युग हंसते हुए, अरे तो मुझे क्या पता था कि भाभी भी वहीं खड़ी होगी। वैसे कॉलेज के पहले दिन ही मैं सब समझ गया था, लेकिन मैं तेरे लिए खुश हूँ, कम से कम तुझे कोई पसंद तो आई, वरना मुझे लगा तू सारी उम्र कुंवारा ही रहेगा। साहिल बोला, चल ये सब छोड़ और मेरी बात सुन। फिर साहिल युग को रिजल्ट के बारे में सब बताता है। युग को आश्चर्य होता है और सोचता है ऐसा कोई क्यों करेगा। युग को प्रिंसिपल सर ने पूरा सच नहीं बताया क्योंकि साहिल ने ही मना किया था किसी से भी बताने के लिए। फिर वो दोनों उस स्टाफ के पास जाते हैं जिसने रिजल्ट बनाया था। पहले तो वो बताने से मना करता है, जब साहिल उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है जिसकी वजह से उस स्टाफ के होठों से खून आने लगता और उसके परिवार को अगवा करने की धमकी देता है। जब वो स्टाफ बोलते हुए तोते की तरह सारा सच बताता है। जैसे जैसे वो बोलता जाता है साहिल की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, उसे गुस्सा आता है और अपने हाथों की मुट्ठी भींचने लगता है।
युग को भी सब सुन के आश्चर्य होता है और साथ ही गुस्सा भी आता है। साहिल उस स्टाफ को किसी से भी बताने के लिए मना करता है कि ये सब वो जान चुका है। वो स्टाफ ने भी अपनी भलाई उसी में समझा और बोलता है कि ये बात किसी को नहीं बताएगा। अगले दिन दोनों कैंटीन में बैठकर बातें करने लगते हैं। युग बोला, अब क्या करें भाई, कुछ करना पड़ेगा वरना भाभी की जान खतरे में आ जाएगी, उनको सतर्क करना होगा। साहिल बोला, हाँ, मैं साक्षी को कुछ नहीं होने दे सकता। युग हिचकिचाने लगता है। तू अंकल से बात करके देखना, इतने बड़े बिजनेसमैन है, शायद वो तेरी मदद कर सके। साहिल को ये सुनते ही गुस्सा आ जाता है। फिर अपना हाथ जोर से टेबल पर मारते हुए उठता है और युग पर चिल्लाने लगता है। वहाँ आसपास बैठे लोग भी देखने लगते हैं। युग माफ़ी मांगता है और उसे शांत कराता है। साहिल जब देखता है सब उसी ही देख रहे हैं, वो भी चुपचाप बैठ जाता है। साहिल बोला, तुझे पता है ना, मुझे उस इंसान से नफरत है, नफरत। अरे जो इंसान पैसे के पीछे इतना भागता है कि उसे अपनी मरती हुई पत्नी और बीमार बच्चे का भी ख्याल नहीं, वो क्या मेरी मदद करेगा। साहिल फिर अपने अतीत में खो जाता है। जब वो पैदा हुआ था, उसके पिता गणेश राठौर, जो एक राठौर इंडस्ट्री के मालिक है, उसे देखने भी नहीं आए थे। वो किसी बिजनेस मीटिंग के लिए विदेश चले गए थे, जो 300 करोड़ का प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट मिलने और इंडिया वापस आने के बाद भी वो अपनी पत्नी आरती राठौर और बेटे साहिल राठौर से बिना मिले ही अपने काम में लग गए। साहिल 1 साल का हो गया था, लेकिन गणेश राठौर के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आता, जिसकी वजह से आरती राठौर परेशान और बीमार रहने लगी और यही बीमारी उनकी मौत का कारण बन जाता है। मरने से पहले आरती राठौर साहिल को अपनी बड़ी बहन सुनीता राठौर को सौंप देती है। अपनी मां के जाने के बाद साहिल भी बीमार रहने लगा, लेकिन गणेश राठौर के लिए मानो उनका बिजनेस ही सब कुछ हो। सुनीता जी भी साहिल को अपना बेटा मान लेती है, उसकी देखभाल करने लगती है। हालांकि उनका अपना बेटा संदीप होने के बाद भी साहिल के प्यार में कोई बदलाव नहीं आया। उनके पति की मृत्यु होने के बाद उनका ससुराल में रहना मुश्किल हो गया था, क्योंकि उनके ससुराल वाले साहिल को अपना नहीं रहे थे। इसलिए वे अपने दोनों बच्चों साहिल और संदीप को लेकर मुंबई आ गई और यही उनका पालन पोषण करने लगी। दूसरे दिन साहिल साक्षी से बात करने के लिए जल्दी कॉलेज पहुंचता है। वो साक्षी को हर जगह ढूंढता है, लेकिन जब वो नहीं मिलती तो सोचता है कि शायद मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ। लेकिन 2 लेक्चर होने तक साक्षी नहीं आई तो साहिल को चिंता होने लगी। वो पूनम के पास जाता है साक्षी के बारे में पूछने के लिए। उसे अपनी तरफ आता देख पूनम सोचने लगती है, हाय मैं मर जावा, साहिल मेरी तरफ ही आ रहा है क्या। फिर साहिल उससे बोलता है, हेलो मिस पूनम, यही नाम है ना तुम्हारा। पूनम कुछ नहीं बोलती। वो अपना एक हाथ गाल पे रखते हुए बस ऊपर से नीचे तक साहिल को देखती है। बाल जेल की मदद से सेट किए हुए, काली आंखें, गले में एस अक्षर का बना हुआ लॉकेट, नीली शर्ट जो उसके गोरे रंग पर खिल रहा था, जींस और पैरों में फैशनेबल जूते। पूनम बस उसे देखती रहती है। साहिल उसके सामने चुटकी बजाते हुए, हेलो मिस पूनम, कहाँ खो गई। पूनम बोली, हाँ कहीं तो नहीं। मन में, हाय रब्बा, मैनू यकीन नहीं हो रहा, कॉलेज का सबसे हैंडसम मुंडा मुझसे बात कर रहा है। साहिल चुटकी बजाते हुए, तुम फिर कहीं खो गई, मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दो, फिर खोते रहना जहाँ खोना है। पूनम बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पूछो ना क्या पूछना है। साहिल बोला, साक्षी कहाँ है, वो अभी तक आई नहीं। पूनम बोली, नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने उसे आराम करने को बोला है, इसलिए वो नहीं आई। साहिल बोला, ओह कोई बात नहीं, अभी वो कैसी है। पूनम बोली, ठीक है, रिसेस के बाद आ जाएगी। साहिल, ओके थैंक्स बाय। साहिल वहाँ से निकल जाता है और सोचता है, पता नहीं साक्षी इसे कैसे झेलती है। वही पूनम बस साहिल को जाते हुए देखती रहती है। साहिल साक्षी का इंतज़ार करने लगता है। 1 घंटे बाद उसका इंतज़ार खत्म होता है। जब साक्षी उसे दिखाई देती है तो बस उसे देखता ही रह जाता है। वो सलवार सूट में भी कहर ढा रही थी। उसकी सादगी ही है जो हमेशा साहिल को उसका दीवाना बना देती है। फिर अचानक उसे गाना सुनाई देता है। साक्षी उसके सामने से निकल जाती है, उसे जाते हुए देखता है और अपने मन में सोचता है, तुम्हारी इसी सादगी पर तो मैं फिदा हूँ, मैं क्या कोई और भी होगा तो उसे तुमसे प्यार हो जाएगा। फिर कुछ सोचते हुए, इसलिए शायद वो तुम्हारे पीछे पड़ा है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा।
अभी शायद कोई गाना बज रहा था, तभी युग पीछे से आता है और कहता है, हाँ, और वो मैं ही बजा रहा था और ये गाना इस समय तेरे ऊपर बिल्कुल सूट कर रहा था। ये कहकर हंसने लगता है। साहिल बोला, मजाक मत कर यार, इस समय मैं सीनियर हूँ, मुझे साक्षी से उस बारे में बात करनी पड़ेगी। उसकी नज़र एक शख्स पर अटक गई और उसे गुस्सा आने लगा, वरना कहीं देर ना हो जाए। युग से बोला, तो एक काम कर, पूनम को बोल कि वो साक्षी को लेकर महेश्वरी गार्डन में आए। युग बोला, उस पागल को मैं क्यों बोलूं, तू ही बोल दे। साहिल बोला, ज़्यादा नाटक मत कर, मुझे पता है तू उसे पसंद करता है, लेकिन वो बेवकूफ़ इस बात को समझती ही नहीं। युग बोला, बेवकूफ़ तो मत बोल उसे। साहिल बोला, अभी से उसकी तरफदारी मत कर, जा बोलकर आ और उसे कोई बहाना बोलकर लाने के लिए बोलना। युग बोला, ठीक है। युग पूनम के पास जाता है, उसे सारी सच्चाई बताता है और साक्षी को लेकर महेश्वरी गार्डन में लेकर आने के लिए बोलता है। पूनम भी ठीक वैसा ही करती है। शाम को चारों गार्डन में मिलते हैं। साक्षी दोनों साहिल और युग को देख आश्चर्यचकित हो जाती है। साक्षी बोली, पूनम, तूने तो बोला था यहाँ पानी पूरी 10 रुपए में अनलिमिटेड दे रहे हैं। साहिल और युग भी इसलिए आए हैं क्या? लेकिन यहाँ तो कोई पानी पूरी वाला नहीं है। पूनम बोली, साहिल को तुझसे कुछ बात करनी थी जो कॉलेज में नहीं हो सकती थी, इसलिए तुझे यहाँ बुलाया। साक्षी बोली, अच्छा, ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए यहाँ बुलाया? पूनम बोली, तू चलना, सब पता चल जाएगा। चारों मिलने के बाद एक जगह जाकर बैठ जाते हैं जहाँ आसपास कोई नहीं था। थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें करने के बाद साहिल मुद्दे पर आता है और साक्षी से पूछता है, क्या तुम्हारे साथ कोई ऐसा हादसा हुआ है जिसमें तुम्हें बहुत दर्द पहुंचा हो और उस हादसे का डर अभी भी तुम्हारे मन में है? पहले तो साक्षी उसका सवाल सुन के चौंक जाती है और उसे थोड़ा डर लगने लगता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके बोलती है, हाँ। लेकिन तुम्हें कैसे पता ये सब? साहिल बोला, वो सब बाद में बताता हूँ, पहले तुम बताओ क्या हुआ था, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। साक्षी बोली, 1 साल पहले की बात है। एक दिन जब मैं कॉलेज से घर जा रही थी, मैंने देखा शहर के डॉन का बेटा गुल्लू सिंह और उसके कुछ आवारा दोस्त एक लड़की को छेड़ रहे थे। मैं उस लड़की की मदद करने के लिए वहां गई। मैंने उन लोगों को पुलिस की भी धमकी दी, लेकिन उल्टा वो लोग मुझ पर ही हंसने लगे और मेरे साथ भी छेड़खानी करने लगे। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। रास्ते में कहीं भी बदतमीजी करने लगते। लोग मेरे बारे में बातें बनाने लगे थे, जिसकी वजह से मेरी चाची हमेशा मुझे ताने मारने लगी थी। एक बार उन लोगों ने मुझे रास्ते में रोक लिया। रोज के इस झंझट से मैं तंग आ गई थी, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। उस दिन मैंने उस गुल्लू को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बस तब से वो बदले की आग में जल रहा था। उसने घर से बिजली पानी कटवा दिया। घर पर लोग पत्थर फेंकने लगे, ये कहकर कि मैं गलत हूँ। एक दिन जब मैं कॉलेज से घर जा रही थी तो उसने मुझे किडनैप कर लिया। पूरा दिन उसने मुझे गोडाउन में बंद करके रखा। जैसे तैसे मैं वहाँ से भाग निकली। मेरे सब्र का बांध टूट चुका था। उसे सबक सिखाने के मकसद में मैं सीधा कमिश्नर साहब के पास गई। उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाया। वो तो अच्छा है कि उन्होंने उस गुंडे का साथ नहीं दिया और उसे जेल हो गई। रोते हुए, लेकिन फिर भी उसकी वजह से सब मुझे ही गलत समझने लगे। मेरे चाचा चाची, मेरे दादाजी, यहाँ तक कि मेरी चचेरी बहन शिम्पी भी। फिर वो रोने लगी। सब उसे शांत कराते हैं और आगे बताने लगती है। लेकिन कल शाम को किसी अनजान नंबर से मुझे मैसेज आया जिसमें लिखा था कि तूने बहुत जी ली अपनी आज़ादी, अब तेरी बर्बादी का समय शुरू हो गया है। अपना मोबाइल निकालकर वो मैसेज सबको दिखाती है। मैं डर गई थी। ये सोच कर मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा था। मैंने कॉलेज नहीं जाने का निश्चय कर लिया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कब तक ऐसे डर के जीती रहूंगी। साहिल की ओर देखते हुए मैंने इस शहर को छोड़ के कहीं और जाने का मन बना लिया, जिसके लिए मुझे पूनम की मदद चाहिए थी। इसलिए आज मैं कॉलेज भी लेट आई थी। मैंने उसको सिर्फ थप्पड़ मारा तो उसने मुझे किडनैप कर लिया और अब तो उसे जेल भेजा है। अब वो पता नहीं क्या करेगा, इसलिए साहिल की आंखों में देखते हुए मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर रहेगा। इसी में सबकी भलाई है। साहिल और साक्षी कुछ देर एक दूसरे को देखते रहते हैं। उसकी आंखों में आंसू देखकर साहिल सोचता है, मन कर रहा है तुम्हें जोर से गले लगाकर चुप कराऊं, लेकिन युग और पूनम को देख के रुक जाता है। साहिल उसे समझाते हुए बोलता है, नहीं, ये कोई तरीका नहीं है अपनी परेशानी से पीछा छुड़ाने का। इससे तुम सिर्फ शहर छोड़ सकती हो, लेकिन परेशानियां तुम्हें नहीं छोड़ेगी।
अगर इन सबसे पीछा छुड़ाना है तो इस परेशानी को जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा। साक्षी बोली, और वो सब कैसे होगा? साहिल बोला, तुम इसकी चिंता मत करो, कुछ ना कुछ सोचेंगे इसके बारे में। मन में मैंने पहले ही सोच लिया है क्या करना है, लेकिन तुम ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। हाथ आगे करते हुए वादा करो। साक्षी बोली, साहिल के हाथ पर हाथ रखते हुए। ठीक है। फिर दोनों कुछ देर हाथों में हाथ लिए यूं ही एक दूसरे को देखते रहते हैं। युग जब दोनों को एक दूसरे में खोया हुआ देखता है तो अपने मोबाइल में गाना चालू कर देता है और वो पूनम को देखने लगता है। जब फिर भी दोनों एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते तो युग और पूनम खांसने का नाटक करते हैं। आवाज़ सुनकर दोनों होश में आते हैं और एक दूसरे का हाथ छोड़ते हैं। साहिल युग को घूरने लगता है। तभी साक्षी साहिल से पूछती है कि उसे कैसे पता चलता है, तो साहिल उसे रिजल्ट के बारे में याद दिलाते हुए बोलता है, जिसने हमारा रिजल्ट बनवाया तभी मैं समझ गया था कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि वो स्टाफ हमारी शाखा का था ही नहीं। वो तो 8 शाखा में पढ़ाता है, तो हमारा रिजल्ट कैसे तैयार कर सकता है। जब मैंने उससे इस बारे में पूछा तो उसने तोते की तरह सब बोल दिया। दरअसल उसे गुल्लू सिंह के छोटे भाई बल्लू सिंह ने पैसे दिए थे नकली रिजल्ट तैयार करने के लिए, जिससे वो तुम्हें नीचा दिखा सके। तुम्हें याद है एक बार तुमने उसे एग्जाम में नकल करते हुए पकड़वाया था? साक्षी बोली, हाँ याद है। साहिल बोला, बस तब क्या दोनों भाई ने योजना बनाई तुमसे बदला लेने के लिए। एक तो तुम्हें कॉलेज से निकलवाना चाहता था ताकि तुम्हें कहीं भी एडमिशन ना मिले, और दूसरा तुमसे शादी करना चाहता था ताकि तुम्हें ज़िंदगी भर तड़पा सके, क्योंकि तुमने उसे सबके सामने थप्पड़ मारा था। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे माँ पापा को क्यों नहीं बताया ये सब? अगर तुम बताती तो ज़रूर कुछ करते। साक्षी बोली, हाँ ज़रूर बताती, अगर वो लोग यहाँ होते तो। वो लोग मेरी छोटी बहन के साथ इलाहाबाद में रहते हैं। पापा को दिल की बीमारी है। अगर मैं उनको कुछ भी बताती तो वो लोग बहुत परेशान होते। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। मैंने चाचा चाची को भी मना किया था बताने से। पापा के बारे में सोचकर उन्होंने कुछ नहीं बताया। साहिल बोला, कोई बात नहीं, मेरे पास एक योजना है। सब एक साथ मिलकर पूछे कि क्या योजना हो सकती है। साहिल बोला, ठीक है, सुनो सब। फिर साहिल वो तीनों से कुछ कहता है, जिसे सुनकर तीनों खुश होते हैं और साक्षी को यकीन होने लगता है कि इस योजना से उसकी परेशानी हल हो जाएगी। बातें खत्म होने के बाद चारों अपने अपने घर के लिए निकलते हैं। 4-5 कदम चलने के बाद साहिल पीछे मुड़कर साक्षी को देखने लगता है। तभी युग फिर से अपना मोबाइल निकालता है और गाना चालू कर देता है। जैसे ही गाने की आवाज़ साक्षी के कानों में पड़ती है, वो भी पीछे मुड़ जाती है, जिससे साहिल और साक्षी की नज़र एक दूसरे से टकरा जाती है। साक्षी के साथ साथ पूनम भी मुड़ती है तो युग उसे देखने लग जाता है। गाना लगातार चलता है। पूनम बोली, साक्षी मुझे लगता है साहिल तुझे पसंद करता है। देख कैसे तुझे ही देखे जा रहा है। साक्षी पूनम की आवाज़ सुन के होश में आती है। ऐसा कुछ नहीं है। पूनम बोली, यार मैनू ना तेरे से जलन हो रही है। साक्षी बोली, वो सब छोड़, युग को देख, वो तुझे ही देख रहा है। मुझे लगता है वो तुझे पसंद करता है। पूनम बोली, ओए चल कुछ भी मत बोल। सबसे पहले तो ये दोनों को जगाना पड़ेगा, मतलब होश में लाना पड़ेगा। पूनम अपनी पानी की बोतल निकालती है और वो दोनों के ऊपर पानी डालती है। फिर दोनों होश में आते हैं। युग, बारिश आई। साहिल भाग। पूनम को देखते हुए, तुमने पानी डाला हमारे ऊपर। पूनम गुस्से में घूरने लगती है। कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं। साहिल से, चल साहिल। युग साहिल को खींच के ले जाता है, लेकिन साहिल जाते जाते भी साक्षी को देखता रहता है। पूनम बोली, देखा, मैनू लगता है साहिल तुझे पसंद ही नहीं, प्यार भी करने लगा है। साक्षी बोली, क्या तू कुछ भी बोले जा रही है। चल अब घर जाना है, लेट हो रहा है। पूनम बोली, तेरी जबान को क्या हुआ? कहीं तू भी उसे पसंद तो नहीं करने लगी? साक्षी उसे आगे कुछ बोलने ही नहीं देती और उसे लेके जाने लगती है। वही दूसरी तरफ साहिल भी युग से पूछने लगता है। साहिल बोला, तू हर बार मोबाइल में गाना क्यों लगा देता है? युग बोला, कुछ भी हो भाई, लेकिन सही टाइम पे सही गाना लगाता हूँ, इसके लिए शाबाशी तो मिलनी चाहिए ना। साहिल बोला, वो तो तुझे पहले ही मिल गई है, जरा अपना मोबाइल देख, पानी पानी हो गया है। फिर दोनों हंसने लगते हैं। बनवाना पड़ेगा, चल। इसी तरह 3-4 दिन बीत जाते हैं और वो दिन भी आ जाता है जिसका वो चारों को इंतज़ार रहता है। बिल्लू सिंह कॉलेज के पीछे वाले कैंपस में
अकेला बैठा रहता है। उसको अकेला देखकर वो चारों उसके पीछे दबे पांव जाते हैं। साक्षी और पूनम के हाथ में बोरी होती है जो वो बिल्लू के ऊपर डालते हैं और साहिल युग ऊपर से रस्सी से बांध देते हैं, जिससे बिल्लू सिंह सिर से लेकर कमर तक बोरी में बंध जाता है। उसके हाथ भी बंध जाते हैं। साहिल एक सीटी बजाता है। सीटी की आवाज़ सुनते ही 10-12 लोग और आ जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनकी बिल्लू सिंह से कॉलेज में लड़ाई हुई होती है। फिर सब एक साथ उस बिल्लू पर टूट पड़ते हैं। कोई डंडे का इस्तेमाल करता है तो कोई लात चलाता है, कोई पास में पड़े छोटे पत्थरों से ही मारने लगता है। कुल मिलाकर बिल्लू सिंह की खूब धुलाई होती है। जब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, उसके थोड़ी देर बाद बिल्लू सिंह के चमचे आते हैं। वो लोग जल्दी से जाकर उसे बोरी से बाहर निकालते हैं और उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। मलहम पट्टी होने के बाद बिल्लू अपने चमचों से पता करने के लिए बोलता है कि ये सब किसने किया, लेकिन इस घटना के 1 हफ्ते बाद भी नहीं पता चलता कि वो सब किसने किया था। बिल्लू पूरी तरह गुस्से से लाल हो जाता है। वो अपने मन में सोचता है, लगता है भैया को सब बताना पड़ेगा, वही अपने तरीके से पता लगाएंगे। चारों कैंटीन में आपस में बैठकर बातें करते हैं। पूनम बोली, साहिल तुम्हारी योजना तो बहुत अच्छी थी। उन दोनों भाई को तो अभी तक पता नहीं चला कि उस बल्लू के साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे हमारा हाथ था। बेचारा बल्लू। इतना बोल वो हंसने लगती है। युग बोला, हाँ, और शायद ही कभी पता चलेगा। फिर वो चारों हंसने लगते हैं। साक्षी बोली, हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन आगे का क्या प्लान है, कुछ सोचा है कि नहीं? साहिल बोला, मैंने पहले ही सोचा है आगे क्या करना है। अब गुल्लू की बारी है, सुनो सब। फिर वो चारों को अपना प्लान बताता है। कैंटीन से निकलने के बाद सब अपनी क्लास में जाते हैं, लेकिन साहिल क्लास में ना जाकर कॉलेज से बाहर चला जाता है। वही साक्षी को समझ नहीं आता कि अचानक साहिल इस तरह क्यों चला गया। क्लासेस खत्म होने के बाद सब अपने घर के लिए निकलते हैं। साक्षी और पूनम साथ में घर जाते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उनका रास्ता अलग अलग हो जाता है। पूनम तो सीधे रास्ते जाती है और साक्षी दाईं तरफ मुड़ जाती है। लेकिन आज साक्षी को कुछ अच्छा नहीं लगता था। वो अपने मन में सोचती है, मुझे कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। आज रास्ता भी काफ़ी सुनसान है। अचानक उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वो डर गई और अपने कदम तेजी से बढ़ाने लगी। तभी एक जीप तेज रफ्तार से उसके बगल से होते हुए निकली और साक्षी के सामने आकर रुक गई। उसमें से गुल्लू और बल्लू दोनों निकलकर साक्षी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। पहले साक्षी उन दोनों को देखकर डर जाती है, फिर खुद को संभालते हुए बोलती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो और मेरा रास्ता क्यों रोक दिया? मुझे घर जाने में देरी हो रही है। गुल्लू बोला, चले जाना जाने मन, इतनी भी क्या जल्दी है? साक्षी घबराते हुए, जाने मन? कौन जाने मन? मैं कोई जाने मन नहीं हूँ। गुल्लू बोला, हाँ तो कोई बात नहीं, हम बना लेंगे तुम्हें अपनी जाने मन। साक्षी बोली, देखो मुझे जाने दो, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे और तुम्हारे इन चमचों के साथ। या फिर तुम फिर से जेल जाना चाहते हो? गुल्लू गुस्से से, तू जेल भेजेगी हमें? जरा बता कैसे? यहाँ नज़र घुमा के देख, कोई नहीं है तो तेरे साथ कुछ भी हो जाए किसी को कानों कान खबर नहीं होगी, समझी? और वैसे भी पहले का भी हिसाब चुकता करना है तुझसे। इतना बोल वो हंसने लगता है, साथ में उसके चमचों की फौज भी हंसने लगती है। बल्लू बोला, हाँ भाई, इससे तो मुझे भी हिसाब चुकता करना है। साक्षी को देखते हुए, अपने आशिक के साथ मिलकर मुझे पिटवाया था ना, अब बुला अपने आशिक को, कहाँ है वो? इतना बोल वो भी हंसने लगता है। साक्षी के चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ जाता है। गुल्लू और बल्लू दोनों साक्षी की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं और साक्षी अपने कदम पीछे लेते हुए उन दोनों को रोकने की नाकाम कोशिश करती है। गुल्लू के इशारे पे 2 लोग आकर पीछे से उसका हाथ पकड़ लेते हैं। गुल्लू साक्षी के पास आकर उसका दुपट्टा उसे अलग कर देता है। साक्षी रोते हुए उसे बोलती है, देखो प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं तुमसे माफ़ी भी मांगती हूँ, जो पहले हुआ उसके लिए। मैं इस शहर से दूर चली जाऊँगी, प्लीज़ मुझे जाने दो। उसके रोने का उन दोनों पर बिल्कुल असर नहीं हो रहा था। बल्लू आकर उसके सूट का आस्तीन फाड़ देता है। साक्षी की जैसे आत्मा उसके शरीर से अलग हो गई। वो गिड़गिड़ाते हुए बोली, इससे अच्छा कि तुम लोग मुझे जान से ही मार डालो, पर प्लीज़ ये सब मत करो, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। बल्लू बोला, तुझे मारने से वो मज़ा नहीं आएगा जो तुझे ऐसे गिड़गिड़ाते हुए और रोते हुए देखकर आ रहा है। फिर वो हंसने लगता है।
तभी एक आवाज़ सुनकर सब चौंक जाते हैं। तो एक लड़की को नामर्दों की तरह ऐसे बांधकर उसकी इज्जत लूटने में कौन सा मजा आता है? मुझे हाथ लगाकर दिखाओ तो, तब देखते हैं कितना मजा आएगा। सभी पीछे देखते हैं। साक्षी खुशी से, साहिल तुम, अच्छा हुआ तुम आ गए, प्लीज मुझे इन सब से बचा लो। साहिल बोला, तुम चिंता मत करो साक्षी, इन सब के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। गुल्लू बोला, अब ये हीरो कौन है? बल्लू बोला, अरे भाई यही तो है इसका आशिक साहिल। कॉलेज में भी सबसे हैंडसम लड़के का टाइटल इसको ही मिलता है। गुल्लू बोला, अच्छा हैंडसम? हाँ दिखता तो अच्छा है, लेकिन आज के बाद नहीं। जोर से हंसने लगता है, क्योंकि आज इसके चेहरे का हुलिया ही बदल देंगे। सब लोग देख क्या रहे हो, मारो इसे। गुल्लू के इतना बोलते ही सब गुंडे एक एक करके साहिल पर टूट पड़ते हैं, लेकिन साहिल भी किसी से कम नहीं था। वो उन गुंडों को खूब धूल चटा रहा था, जैसे किसी हिंदी फिल्म का हीरो गुंडों से लड़ता है अपनी हीरोइन को बचाने के लिए। ठीक वैसे ही एक एक करके जब 8-10 गुंडे ढेर हो जाते हैं, ये देख गुल्लू और बल्लू डर जाते हैं और वो दोनों भागने लगते हैं। लेकिन साहिल दोनों को दबोच लेता है और एक के बाद एक दोनों की जम की पिटाई करता है। अचानक गुल्लू मौका देखकर वहां से निकलता है और साक्षी के पास पहुंच जाता है। धमकी देते हुए बोलता है। गुल्लू बोला, तेरे आशिक को बोल मेरे भाई को छोड़ दे और जैसा मैं बोलूं वैसा ही करे, वरना इतना बोलते ही वो साक्षी को डराने के लिए चाकू दिखाता है। साक्षी बोली, नहीं प्लीज ऐसा मत करो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? गुल्लू बोला, बिगाड़ा तो तूने बहुत कुछ है, यहाँ जो भी हो रहा है सब तेरी वजह से हो रहा है। जल्दी से अपने आशिक को बोल मेरे भाई को छोड़ दे और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करे, वरना ये चाकू देख रही है ना, इससे तेरा गला काटने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। साक्षी हाथ जोड़ते हुए, ना नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। साहिल को आवाज़ लगाती है, साहिल प्लीज़ मुझे बचा लो। वही साहिल जो बल्लू से लड़ने में व्यस्त था, साक्षी की आवाज़ सुनकर पीछे मुड़ता है। मौका मिलते ही बल्लू उसके हाथ पर चाकू से वार कर देता है, जिस वजह से साहिल का खून बहने लगता है। ये देख साक्षी बहुत घबरा जाती है और उसके मुंह से चीख निकल जाती है। साक्षी उसकी तरफ भागने के लिए अपने कदम बढ़ाती है, लेकिन उसे गुल्लू पकड़ लेता है और हंसने लगता है। गुल्लू हंसते हुए, देखा मैंने कहा था ना कि यहाँ जो भी हो रहा है सब तेरी वजह से हो रहा है, देख तेरी वजह से आज तेरे आशिक की क्या हालत हो गई। फिर हंसने लगता है बल्लू से, बल्लू मेरे भाई सिर्फ एक वार से कुछ नहीं होगा, अगर इसको साक्षी को तड़फाना है तो और वार कर उस पर। साक्षी ये सुन साहिल को छुड़ाने के लिए गुल्लू के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन बल्लू तब तक उस पर एक और वार कर देता है, जिससे साहिल बेहोश हो जाता है। साहिल को ऐसे देखकर साक्षी अपना सुध बुध खो बैठती है, लेकिन अचानक साक्षी को होश आता है और उसमें पता नहीं ऐसी कौन सी शक्ति आती है जिसमें कि गुल्लू के हाथ से चाकू छीन लेती है और उसके हाथ पर चाकू चला देती है, जिससे गुल्लू कहराने लगता है और उसकी चीख निकल जाती है। बल्लू बोला, भाई आप ठीक तो हो ना? साक्षी से गुस्से में, ए लड़की ये क्या किया तूने? हाँ मेरे भाई पर चाकू चलाई कैसे? साक्षी बल्लू पर वार करती है, ऐसे और देखना है कैसे बताऊं? और ये देख इस बार गुल्लू के हाथ पर फिर से वार करती है, ऐसे। गुल्लू चिल्लाते हुए, तू पागल हो गई है क्या? ये क्या कर रही है तू? गुल्लू और बल्लू दोनों भागने लगते हैं, लेकिन तब तक युग और पूनम वहाँ पुलिस लेकर आते हैं। पुलिस दोनों भाई और बाकी गुंडों को लेकर जाती है। तीनों मिलकर साहिल को अस्पताल लेकर जाते हैं। डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। डॉक्टर बाहर आकर बोलता है, साक्षी? साक्षी बोली, जी मैं हूँ, क्या हुआ? डॉक्टर बोला, साहिल को जल्द होश आ जाएगा, लेकिन बेहोशी की हालत में भी आपका नाम ले रहे हैं, आप उसके पास जाइए, शायद वो होश में आ जाए। साक्षी वार्ड में जाकर कुछ देर बैठती है। साहिल को होश आते ही वो फिर से साक्षी को पुकारता है। साक्षी बोली, मैं यही हूँ साहिल, तुम चिंता मत करो। साहिल बोला, तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ। साहिल बोला, मेरे बेहोश होने के बाद क्या हुआ? साक्षी बोली, वो युग और पूनम सही टाइम पर पुलिस को लेके आ गई, तो वो सबको पकड़कर ले गई और हम लोग तुम्हें हॉस्पिटल ले आए। साहिल साक्षी का हाथ पकड़ते हुए, ये कैसे लगा? कहीं उस गुल्लू को मारने के चक्कर में चाकू तुम्हें तो नहीं लग गया? साक्षी अपना हाथ देखती है, उसके हाथ में चोट आई होती है। उसे याद आता है गुल्लू को मारते वक्त उसे भी लग गया था। वो हड़बड़ाते हुए साहिल से कहती है, कैसी बात कर रहे हो? भला मैं क्यों उन दोनों को मारने लगी? वो तो पता नहीं कैसे। साहिल बोला,
पर मैंने तो दोनों का नाम ही नहीं लिया, सिर्फ गुल्लू बोला। साक्षी चुप हो जाती है। बोलो, चुप क्यों हो? साक्षी बोली, तुम्हें कैसे पता कि? साहिल बोला, वो क्या है ना, तुम्हारी इतनी फिक्र हो रही थी कि मैं ठीक से बेहोश भी नहीं हो पा रहा था। मुझे थोड़ा होश था तो मैं देख रहा था कि तुम कैसे भीगी बिल्ली से शेरनी बन गई थी। साक्षी उसके हाथ पर मुक्का मारती है। आउच, मारो मत, लग रहा है। साक्षी बोली, मेरी इतनी फिक्र क्यों? साहिल बोला, सच या झूठ? साक्षी बोली, सच। साहिल बोला, बिकॉज आई लव यू। साक्षी उसकी आंखों में देखती है। सही बोलूँ तो मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता था, पर क्या करूँ, अब और इंतज़ार नहीं हो रहा था। मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या जवाब होगा, बट आई लव यू। सिंस द फर्स्ट टाइम आई सा यू, आई फील इन लव विद यू। देखो, तुम्हारा जो भी जवाब होगा मुझे मंजूर है। वो चुपचाप रहती है, कुछ नहीं बोलती। क्या हुआ साक्षी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? उसका हाथ पकड़ते हुए, देखो, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डाल रहा हूँ, तो तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। साक्षी बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तुमने सब अचानक से बोल दिया तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। साहिल बोला, अचानक कहाँ, मैं कब से ये बात करना चाहता था, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई। अच्छा ठीक है, वो सब जाने दो, एक बात बताओ। साक्षी बोली, पूछो। साहिल बोला, गुल्लू ने जब तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी तब तुमने उसे चांटा मारा था, और आज वो इतनी बड़ी गलती करने जा रहा था, तब तुम शेरनी क्यों नहीं बनी? साक्षी बोली, वो पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग रहा था कि तुम मुझे बचाने ज़रूर आओगी, इसलिए। साहिल बोला, मजाक मत करो। साक्षी बोली, अरे वो कितने सारे लोग थे, मैं कैसे लड़ती उन सब से। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम वहाँ पहुँचे कैसे। आई मीन, तुम्हें पता था कि गुल्लू का क्या प्लान है? जब तुम्हें पता था तो बताया क्यों नहीं? और तुम कॉलेज से लंच के बाद कहाँ गायब हो गए थे? साहिल बोले, हे वेट यार, एक बार में कितना सवाल करोगी? चलो अच्छा है, तुमने मेरे बारे में कुछ तो नोटिस किया। साक्षी पिलो उठाकर मारने लगती है। मारो मत यार, बताता हूँ। जब हम कैंटीन में बैठकर बातें कर रहे थे ना, तभी मेरी नज़र शिखा पर गई। वो तुम्हें गुस्से से देख रही थी। मुझे तभी खटका कि ये ज़रूर कुछ गड़बड़ करने वाली है, इसलिए लंच के बाद से ही मैं उसका पीछा करने लगा। वो गुल्लू से मिलने उसके घर गई। मैं कुछ समझ नहीं पाया कि यहाँ क्यों आई है, पर जब उन दोनों की बातें सुनी तो हैरान रह गया। एक्चुअली में वो लड़की मुझे पसंद करती थी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था, और कैंटीन में हमने जो इतनी अच्छी अच्छी बातें की थी वो सब उसने सुन लिया था और जाकर उसे बता दिया। बस और क्या था, गुल्लू को गुस्सा आया और उसने ये सब प्लान बनाया। मेरा मन तो कर रहा था कि वहीं पर उसके हाथ पैर तोड़ दूं, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता। वो हमेशा जेल से कुछ ना कुछ करके छूट जाता है, इसलिए उसके खिलाफ कुछ प्रूफ जमा करने थे जिससे वो आसानी से बाहर ना पाए। इसलिए मैंने युग और पूनम को भी साथ में ले लिया। जब तुम अकेली जा रही थी और गुल्लू ने तुम्हें रोका, तब पूनम और युग वहीं छिप गए थे वीडियो बनाने के लिए, और पुलिस को भी बता दिया था। लेकिन जैसा इंडिया में होता है, पुलिस सबसे लास्ट में आती है। मुझे भी आने में देर हो गई। आगे क्या हुआ वो तुम जानती हो। साक्षी बोली, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा, और उस पूनम की बच्ची ने भी कुछ नहीं बताया। साहिल बोला, हाँ, उस झल्ली को मैंने ही मना किया था तुम्हें बताने के लिए। युग अंदर आते हुए, साहिल, झल्ली नहीं है वो। साहिल बीच में टोकते हुए, हाँ पता है, बहुत ज़्यादा समझदार है वो। तब तक पूनम भी अंदर आती है और साहिल की बातें सुनकर बोलती है, थैंक यू साहिल, चलो कोई तो है जो मुझे समझदार मानता है। ये सुनकर तीनों हंसने लगते हैं। एक हफ्ते बाद साहिल को दूसरे दिन हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है और उसे कुछ दिन आराम करने को बोला जाता है। वो एक हफ्ते बाद कॉलेज जाता है और सबसे पहले साक्षी को ढूंढता है, क्योंकि उससे कुछ दिन से बात नहीं हो पा रही थी, लेकिन साक्षी उसे कहीं नहीं मिलती। फिर वो पूनम से पूछता है तो वो उसे बताती है कि 2 दिनों के लिए अपने मम्मी पापा के पास गई है। साहिल दुखी हो जाता है कि साक्षी ने अब तक उसका कोई जवाब नहीं दिया और अब उसे 2 दिन और इंतज़ार करना होगा। साक्षी जब वापस कॉलेज आती है तो बहुत खुश होती है। पूनम उससे खुश होने का कारण पूछती है तो वो बोलती है कि उसके मम्मी पापा ने उसके लिए लड़का देखा है। पूनम सोचने लगती है कि साहिल ने उसे प्रपोज किया था, लेकिन ये तो किसी और से शादी करने के लिए मरी जा रही है। वो युग और साहिल को जाकर सब बताती है। ये सुनकर कि साक्षी की शादी किसी और से होगी,
दोनों परेशान हो जाते हैं। युग साहिल से बोलता है, यार उसने तो तेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया, फिर ऐसे कैसे वो किसी और से भी शादी कर लेगी, और तूने तो उसके लिए इतना कुछ किया, वो भी अपनी परवाह किए बिना। साहिल बोला, हाँ मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, उससे मेरी बात का जवाब देना होगा, लेकिन कैसे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये खबर सुन के ऐसा लग रहा है जैसे मैंने साक्षी को खो दिया। पूनम बोली, तुम निराश क्यों हो रहे हो? मेरे पास एक मस्त सा प्लान है। दोनों एक साथ बोलते हैं, क्या, कौन सा प्लान? पूनम वो दोनों को अपना प्लान बताती है। साहिल उससे पूछता है, पक्का ये प्लान काम करेगा ना? तभी युग बीच में बोलता है, लेकिन इसके लिए एक लड़की की ज़रूरत पड़ेगी ना, लड़की कहाँ से लाएंगे? दोनों एक साथ पूनम को ऊपर से नीचे देखते हैं और एक दूसरे को देखकर साथ में बोलते हैं, नहीं नहीं। पूनम चिढ़ जाती है और कहती है, तो फिर कौन? युग चारों तरफ नज़र दौड़ाता है और एक जगह उसकी नज़र रुकती है और कहता है, परफेक्ट, ये ठीक रहेगी इस प्लान के लिए, क्यों साहिल? साहिल बोला, क्या? ये बिल्कुल नहीं। युग बोला, तो तुझे कौन सा सच में प्यार करना है, नाटक करना है? और वैसे भी हर लड़की तेरी गर्लफ्रेंड बनने के सपने देख रही है, तो उसको पटाना कोई मुश्किल काम नहीं है। साहिल बोला, नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। युग बोला, ठीक है, फिर साक्षी भाभी की शादी किसी और से होते देखना। साहिल गुस्से से युग को देखता है, ठीक है, क्या करना होगा? पूनम बोली, जैसे मैं बोलती हूँ वैसा करो। पूनम अपना प्लान बताती है। साहिल जाकर उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है। साहिल बोला, हेलो मिस पारेख। मिस पारेख मतलब शहर के जाने माने बिजनेसमैन जेपी पारेख, जयप्रकाश पारेख की बेटी कियारा पारेख, जिसे एक बड़े बाप की बिगड़ेल औलाद कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि पैसे का रोब दिखाना, अपने से छोटे लोगों की बेइज्जती करना, हर दूसरे दिन पार्टी करना, शराब पीना उसकी खासियत है। वैसे कियारा के पसंद के लड़कों की लिस्ट में साहिल का नाम सबसे ऊपर था, इसलिए साहिल उसके पास गया प्यार का नाटक करने के लिए। कियारा बोली, हेलो साहिल। बोलो, आज कैसे याद आ गई मेरी? साहिल बोले, अरे ऐसी कोई बात नहीं है मिस पारेख। वो कियारा बोली, क्या बात है, तुम्हें कुछ कहना है क्या? साहिल बोला, हाँ वो एक्चुअली वो बात ये है कि युग की तरफ देखता है, जो उसे कुछ इशारा करता है, तुम मेरे साथ लंच पर चलोगी क्या? कियारा मन ही मन खुश होती है और सोचती है, आज लंच, कल डेट के लिए पूछेगा, फिर हम एक दूसरे को डेट करेंगे, कितना मज़ा आएगा। वैसे ये सामने से आकर खुद लंच के लिए क्यों बोल रहा है? ये तो लड़कियों से कितना दूर भागता है। आज तक एक भी लड़की को घास नहीं डाली सिवाय उस साक्षी के। लगता है उसने मना कर दिया। कोई बात नहीं, वैसे भी शादी अपने स्टेटस के हिसाब से करना चाहिए, और फिर हमारा स्टेटस सेम ही तो है। शादी के बाद मैं इसे इसके असली घर लेकर जाऊंगी। साहिल चुटकी बजाते हुए, मिस पारेख कहाँ खो गई, चलें? कियारा बोली, हाँ क्यों नहीं, चलो। साहिल बोला, चलो कैंटीन में। कियारा बोली, कैंटीन में? मुझे लगा हम 5 स्टार होटल में जा रहे हैं। साहिल बोला, वो क्या है ना, अभी बजट नहीं है। कियारा बोली, ठीक है चलो। दोनों कैंटीन की ओर जाते हैं। युग और पूनम भी अपने प्लान के हिसाब से कोई बहाना करके साक्षी को कैंटीन में लेके आते हैं। कैंटीन में साक्षी देखती है कि साहिल कियारा से हंस हंस के बातें कर रहा है और उसका हाथ भी अपने हाथों में ले रखा है। उसे बहुत बुरा लगता है, फिर भी वो ऐसे जताती है कि उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। साहिल जब देखता है कि साक्षी एकदम सामान्य है तो साहिल को अच्छा नहीं लगता। वो गुस्से में उठकर कियारा को गले लगा लेता है, जिसे देखकर साक्षी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उठकर वहां से चली जाती है। साहिल के अचानक ऐसे गले लगाना कियारा को बहुत अच्छा लग रहा था। साक्षी को जाते हुए देख साहिल को एहसास हुआ कि उसने क्या किया। वो कियारा से अलग हो जाता है। साहिल बोला, सॉरी मिस कियारा, वो गलती से सब। कियारा बोली, कोई बात नहीं साहिल, बल्कि आगे से ऐसी गलतियां करते रहना। साहिल बोला, क्या? कियारा बोली, कुछ नहीं, मजाक कर रही थी। साहिल बोले, ओके, मेरा हो गया, अब चलते हैं। कियारा बोली, अब कहाँ? साहिल बोला, घर। कियारा बोली, वाह साहिल, मुझे लगा नहीं था तुम इतने तेज निकलोगे। लंच से सीधा घर, आई एम इम्प्रेस्ड। साहिल जोर से, मिस कियारा, आप अपने घोड़े जैसे दिमाग को लगाम दीजिए। आप अपने घर जाइए और मैं अपने घर। साहिल की बात सुनकर उसके आसपास बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं, जो कियारा को पसंद नहीं आता और उसे गुस्सा आता है और वो वहाँ से पैर पटकती हुई चली जाती है। वही दूसरी तरफ साक्षी अपने आप को संभालती है
और वॉशरूम जाकर फ्रेश होती है। युग और पूनम उसके पास जाते हैं, उससे बातें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन साक्षी गुस्से में दोनों की बात नहीं सुनती और घर चली जाती है। दूसरे दिन कॉलेज में साक्षी और साहिल एक दूसरे से बातें भी नहीं करते हैं। युग को चिंता होती है, वो साहिल से बोलता है। युग बोला, यार मुझे लगता है तुझे एक बार भाभी से बात कर लेनी चाहिए। साहिल बोला, भाभी मत बोल उसे, अगर वो सच में मुझसे प्यार करती तो किसी और से शादी करने के लिए तैयार नहीं होती। युग बोला, यार उस झल्ली की बातों में आने से पहले एक बार बात तो करके देख ले। साहिल बोला, नहीं अब कोई बात नहीं करनी है, इस मामले को यहीं दफना दे तो अच्छा होगा, और आज के बाद मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, समझा। युग कुछ बोलता उससे पहले साहिल गुस्से में वहाँ से चला जाता है और पूनम आ जाती है। पूनम गुस्से में, तुम मुझे झल्ली क्यों बोल रहे थे? युग बोला, किसे और कब? पूनम बोली, अभी जब साहिल से बातें कर रहे थे। युग बसते हुए, नहीं वो तुमने कुछ और सुना होगा, वो सब छोड़ो, भाभी का क्या हुआ, बात हुई उनसे? पूनम बोली, नहीं यार कल से बात ही नहीं कर रही है, मैंने कई बार फोन लगाया तो कट कर दिया उसने। युग बोला, अच्छा इसका मतलब कुछ समझी तुम? पूनम बोली, नहीं, भला फोन काटने का क्या मतलब हो सकता है? युग धीरे से, इसलिए तुम्हें झल्ली बोलते हैं। पूनम बोली, क्या तुमने फिर से मुझे झल्ली कहा? युग बोला, अरे हाँ, लेकिन धीरे से बोला मैंने तो, तुमने सुन लिया, इसका मतलब तुम्हारे कान बहुत तेज है, अब आगे से मैं मन में ही तुम्हें झल्ली कहूँगा। हंसने लगता है। पूनम को गुस्सा आता है और वो उसके सीने पर मारने लगती है, लेकिन युग उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे वो उसे घूर के देखने लगती है। फिर युग उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसकी कमर पे हाथ रखता है। दोनों के बीच 1 इंच की भी दूरी नहीं रहती। पूनम का दिल जोर से धड़कने लगता है, जिसे युग भी महसूस करता है और पूनम से कहता है, क्या हुआ, डर लग रहा है? पूनम युग की आंखों में देखते हुए, ना नहीं, लेकिन वो क्या है ना, हम अभी अंदर चलें, प्लेग्राउंड में खड़े हैं और वो 2 मजदूर हैं जो हमें ही देख रहे हैं। युग बोला, तो क्या हुआ, और अपनी ओर खींचते हुए, देखने दो। पूनम बोली, ये तुम क्या कर रहे हो युग, छोड़ो मुझे। युग बोला, छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है। क्या मतलब? युग होश में आता है और पूनम को खुद से अलग करता है। युग बोला, खैर वो सब छोड़ो, साहिल और भाभी के बारे में सोचना है, वो दोनों को एक कैसे करे। पूनम बोली, हाँ मैं अभी घर जाती हूँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। युग उसके माथे और गले पर हाथ रखते हुए, क्यों, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक लग रही है तुम्हारी? पूनम बोली, नहीं बस ऐसे ही। ओके मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। इतना कहते ही दोनों अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन दोनों को बार बार वही ख्याल आता जो कॉलेज में हुआ। वो सब याद करते ही दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। अगले दिन चारों कॉलेज जाते हैं, लेकिन साक्षी और साहिल उदास रहते हैं, जबकि पूनम और युग बीते लम्हों की यादों में खोए रहते हैं। पूनम को वो सब याद आते ही उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है और सोचती है, ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे वो सब अच्छा क्यों लग रहा है? क्या जैसा मैं महसूस कर रही हूँ वैसा युग भी महसूस कर रहा है? पूनम को खोया देख साक्षी उससे पूछती है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती। दोनों क्लास खत्म होने के बाद कॉलेज के पास ही एक बगीचे में जाते हैं और वहाँ कुछ देर बैठे रहते हैं। पूनम बोली, तेरा मूड खराब है ना, कल जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से। मुझे पता है जब तुझे कुछ अच्छा नहीं लगता तो तू यहाँ आती है सुकून की तलाश में। साक्षी बोली, हाँ यहाँ एक अलग ही सुकून सा मिलता है। इन तितलियों को फूलों पर मंडराते हुए देखना, हरे भरे पेड़ पौधे, चिड़ियों का चहकना, बच्चों का उछल कूद करना और खासकर इस झूले पर बैठकर अरिजीत सिंह के गाने सुनना। पूनम बोली, हाँ ठीक है सुन ले अपने अरिजीत को, मैं आती हूँ वॉशरूम से। साक्षी बोली, ठीक है जा। पूनम वॉशरूम के लिए जाती है, तभी सामने उसे साहिल दिखता है जो कियारा के साथ बैठा रहता है। वो साक्षी को देखती है जो कान में ईयरफोन लगा रही होती है। वो जल्दी से युग को फ़ोन करती है, लेकिन युग फ़ोन नहीं उठाता। पूनम फिर से फ़ोन लगाती है, लेकिन इस बार भी नहीं लगता। वो साक्षी से कहीं और चलने के लिए कहती है, लेकिन साक्षी मना कर देती है और उसे ज़बरदस्ती वॉशरूम की तरफ भेज देती है। पूनम थोड़ी दूर जाकर युग को फ़ोन लगाने की कोशिश करती है। 3-4 बार फ़ोन लगाने के बाद युग का फ़ोन लगता है। उससे बात होने पर वो उसे सब बताती है और जल्दी वहाँ से साहिल को भागने के लिए बोलती है। युग से बातें होने के बाद वो पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन साक्षी उसे नहीं दिखती। फिर वो साहिल की तरफ देखती है
जो कियारा का हाथ पकड़कर बैठा रहता है। उसे समझने में देर नहीं लगती कि साक्षी ने दोनों को देख लिया। वो साक्षी को ढूंढने के लिए वहाँ से निकलती है। उसे थोड़ी देर बाद साक्षी क्लास में ही मिलती है। युग भी वहाँ आ जाता है। वो फ़ोन पर किसी से बातें करती है। साक्षी रोते हुए, सारे लड़के एक जैसे होते हैं माँ, सबको बस मौज मस्ती करनी होती है। आजकल कोई सच्चा प्यार नहीं कर सकता। सब लोग बस दिखावा करने के लिए रिलेशन बनाते हैं। रिश्तों का मजाक बना के रख दिया। कुछ करने से पहले ये भी नहीं सोचते कि सामने वाले पर उसका क्या असर होगा। फ़ोन पर उसकी माँ पूछती है क्या हुआ। साक्षी अब तक का सारा किस्सा बताती है। साक्षी बोली, माँ, साहिल ने मुझे प्रपोज किया था। उसके बाद मैं घर आई थी ये सोचकर कि पहले आपका और पापा का आशीर्वाद लेके इस रिश्ते में आगे बढ़ूंगी। यहाँ तक कि पापा ने शादी के लिए भी बोल दिए थे, पर शायद इस रिश्ते की नींव झूठी थी तो ये रिश्ता आगे कैसे बढ़ता। इतना बोल वो फूट फूट कर रोने लगी। पूनम और युग शादी की बातें सुनते ही चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ उसकी माँ साक्षी को शांत होने के लिए कहती है। साक्षी अपनी बात जारी रखती है। यहाँ आने के बाद उससे एक बार भी बात नहीं हुई तो शादी की बात कैसे बताती माँ। और अच्छा ही हुआ कि कुछ बात नहीं हुई, नहीं तो साहिल की असलियत सामने आती ही नहीं। कल कैंटीन में जो देखा वो मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं था, और आज जो देखा उसके बाद तो कुछ रह ही नहीं गया मानने के लिए। पूनम को याद आता है साहिल ने कियारा का हाथ पकड़ा था। साक्षी आगे बोलती है, वो उसका हाथ पकड़कर बैठा था। उसके हाथ पर किस किया और गले भी लगाया और उसके गाल पर भी किस किया। बस माँ, पापा को कह देना ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। वो साहिल की माँ से इस बारे में बात ना करे। इतना बोलते ही साक्षी कॉल कट कर देती है और वहीं बैठकर रोने लगी। युग पूनम से पूछता है, तुमने तो कहा था साक्षी किसी और से शादी करने वाली है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। पूनम बोली, हाँ, उसने मुझसे कहा था कि माँ पापा ने उसके लिए लड़का देखा है, तो मुझे लगा वो किसी और से शादी करने वाली है इसलिए। युग बीच में टोकता है, तुम्हारी गलत फहमी की वजह से आज ये सब हो गया। जो रिश्ता अपने आप जुड़ने वाला था वो तुम्हारी वजह से टूट गया। वहाँ से जाने लगता है। पूनम उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन युग, मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना मुझे। तुम्हारी अक्लमंदी की वजह से दोनों दूर हुए और तुम्हारे ही दिए हुए आइडिया से देखो क्या हो गया, और अब मिलने की बजाय अलग हो रहे हैं। पूनम बोली, लेकिन युग, मेरे आइडिया में तुम दोनों भी तो शामिल थे ना। युग बोला, लेकिन तब ये नहीं पता था कि सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अब मेरा पीछा बंद करो, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। युग की बातें सुनकर पूनम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और रोते हुए वो वहाँ से चली जाती है। पूनम को युग की बात याद आती है, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना। फिर उसे साक्षी की बात याद आती है। इस रिश्ते की नींव झूठी थी तो ये रिश्ता आगे कैसे बढ़ता। ये सब सोचते सोचते उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। अपने मन में सोचती है, दोनों को अलग होने की जिम्मेदार मैं हूँ तो दोनों को मिलवाऊंगी भी मैं। इतना सोचते ही वो साहिल को ढूंढने निकल जाती है। वो पूरे कॉलेज में देखती है, लेकिन साहिल उसे नहीं मिलता। साक्षी भी पूनम को बिना बताए ही घर चली जाती है। वो साक्षी को कॉल करती है, लेकिन साक्षी का मूड ठीक नहीं रहता, इसलिए वो किसी का कॉल भी नहीं उठाती है। पूनम सोचती है कि वो अब क्या करे। उसे युग की याद आती है, फिर उसकी कही हुई बात भी याद आ जाती है और गुस्से में खुद से कहती है, खुद को समझता क्या है, कहीं का राजकुमार है क्या। मैं भी उसे दिखा दूंगी कि मैं झल्ली नहीं हूँ। वो किसी से साहिल के बारे में पता लगाती है और उस तरफ चल देती है। साहिल माहेश्वरी गार्डन में बैठा होता है और उस पल को याद करता है जब साक्षी से पहली बार बात करता है। साक्षी के साथ बिताए लम्हे याद करते हुए कभी मुस्कुराता है तो कभी उदास हो जाता है। पूनम माहेश्वरी गार्डन पहुंचती है। अचानक उसकी नज़र साहिल पर पड़ती है और सोचती है, चलो अच्छा ही हुआ कि ये यहाँ मिल गया। उसे सब बताना पड़ेगा अभी की अभी, वरना बहुत बड़ी वाली गड़बड़ हो जाएगी। वो आगे बढ़ती है, तभी वहाँ से एक बच्चा दौड़ते हुए जाता है और पूनम को जोर से धक्का लग जाता है, जिसकी वजह से वो गिर जाती है और चिल्लाती है, प्रेजेंट। पूरे दिन गप्पे लड़ाने का इरादा है या खाने को भी कुछ मिलेगा। पीछे से सुनीता जी ने आवाज़ लगाई तो साक्षी और विदिशा का ध्यान उस तरफ गया और दोनों अपनी बातों की दुनिया से बाहर आ गई। साक्षी बोली, जी माँ, अभी थोड़ी देर रुकिए, मैं बस 10 मिनट में चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। सुनीता जी बोली, जल्दी लेके आ, तब तक मैं निर्मला जी के यहाँ बैठती हूँ, वही लेके आ जाना। और तू विदिशा जरा मदद कर देना उसकी किचन में। जाते हुए
सारा दिन बस गप्पे लड़ाने होते हैं, काम पर भी कुछ ध्यान नहीं है। हाथ टूटा है, फिर भी बात करने से फुर्सत नहीं है। बहन क्या आ गई, ससुराल के नियम भूल गई। विदिशा बोली, दी ये आपकी सास इतनी अकड़ू क्यों है? कितनी अच्छी स्टोरी चल रही थी, लेकिन इन्होंने बीच में आकर मूड खराब कर दिया। साक्षी बोली, चुप कर, तू माँ को जानती नहीं ना, इसलिए ऐसा कह रही है। वो एक बहुत अच्छी माँ और सास और दादी है। ऐसी सास तो तू दिया लेके ढूंढेगी ना, फिर भी नहीं मिलेगी। विदिशा बोली, हाँ वो तो दिख ही रहा है, कितनी अच्छी है, मुंह बनाते हुए बोली। साक्षी बोली, ठीक है चल, तुझे नमूना दिखाती हूँ। साक्षी और विदिशा किचन में गए और झटपट चाय और प्याज के पकोड़े तैयार कर निर्मला जी के यहाँ ले गए। सुनीता जी पकोड़ों को देखकर मुंह बनाते हुए बोली, अरे तेल का खिला खिलाकर मारने का इरादा है क्या? चल जा अब आराम कर, और शाम को तू मत बनाना खाना। हफ्ते भर का तेल मिर्च तू आज ही डाल देगी, मैं बना दूंगी, तू बस सब्जियां काट कर रख देना। साक्षी बोली, ठीक है माँ, मैं कर दूंगी। कहकर साक्षी वहाँ से चली जाती है। साक्षी और विदिशा छुपकर दोनों को मजे से चाय और पकोड़ों का आनंद उठाते हुए देख रहे थे। साक्षी बोली, देखा तूने, मुझे इस हालत में ज़्यादा काम ना करना पड़े, इसलिए ज़्यादा कुछ करने को नहीं कहती और खुद ही करने लगती। और रही बात बोलने के तरीके की, तो उसके डांट में भी प्यार छुपा है। विदिशा बोली, हाँ अब चले, आपकी सास से काम जो करवाना है। इतना बोलते दोनों हंसने लगते हैं। ऐसे ही दिन बीतते गए और सारे त्योहार भी अच्छे से खत्म हो गए। साक्षी का हाथ भी अब ठीक हो गया था। विदिशा अब उसे आगे की स्टोरी सुनाने को कहती है। साक्षी सुनाने लगती है। पूनम को जोर से धक्का लग जाता है, जिसकी वजह से वो गिर जाती है और चिल्लाती है, मम्मी। नीचे मिट्टी और पत्थर होने की वजह से उसके हाथ में लग जाता है और कोनी भी छिल जाती है और उसके कपड़े भी खराब हो जाते हैं। पूनम की आवाज़ सुनकर कोई चौंक जाता है, फिर उस तरफ देखता है जहाँ से आवाज़ आती है। वो देखता है कि एक लड़की नीचे बैठी है और अपने हाथ और कपड़े साफ कर रही है और एक बच्चा उससे माफ़ी मांग रहा है। वो लड़की फिर भी प्यार से उसके गाल पे हाथ रखती है और कहती है, कोई बात नहीं बच्चे, लेकिन ध्यान से खेलो। फिर वो बच्चा भी वहाँ से भाग जाता है। पूनम उठने की कोशिश करती है, तभी कोई लड़का आकर उसके आगे हाथ बढ़ाता है। वो उसे देख नज़रअंदाज करती है और खुद से उठने की कोशिश करती है। ये देख वो लड़का गुस्सा हो जाता है और पूनम को गोद में उठा लेता है। अचानक इस तरह गोद में उठाने से पूनम चौंक जाती है और उस लड़के से कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो युग? छोड़ो मुझे, सब हमें देख रहे हैं। युग बोला, तुम्हें एक बार प्यार से समझ नहीं आता ना, इसलिए ये तरीका आजमाना पड़ा। पूनम बोली, ऐसे भी पब्लिक प्लेस में कोई करता है क्या? सब क्या सोच रहे होंगे? सब लोग हमें ही देख रहे हैं, छोड़ो मुझे, वरना मैं शोर मचाऊंगी। युग बोले, मेरे दोनों हाथ फ्री नहीं है, तो अब एक ही तरीका है तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए, इसलिए चुप रहो। पूनम युग की बातों का मतलब समझ नहीं पाती और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगती है। युग उसे ले जाकर एक बेंच पर बिठा देता है और वहाँ के वॉचमैन से स्प्रे मंगवाता है। वॉचमैन उसे स्प्रे लाकर दे देता है। युग उसे पूनम के पैरों में लगाता है, क्योंकि गिरते हुए उसका पैर मुड़ गया था, जिसकी वजह से उसे मोच आ गया था। युग बोला, थोड़ी देर में दर्द कम हो जाएगा, फिर डॉक्टर के पास चलते हैं। तभी युग का फ़ोन बजता है और वो थोड़ा दूर जाकर बात करता है। पूनम को अच्छा लग रहा था कि युग को उसकी फिक्र हो रही है। वो एक पल के लिए भूल गई थी कि वो युग से नाराज़ है। वो चुपचाप बैठी रहती है। तभी उसे कुछ याद आता है। वो चारों तरफ देखने लगती है, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। युग वापस आकर उससे पूछता है कि वो किसे ढूंढ रही है, तो पूनम उसे सब बताती है। युग बोला, वो यहाँ से चला गया भाभी से बात करने। पूनम बोली, क्या? लेकिन वो अभी यहीं था। युग बोला, हाँ, लेकिन उसे सब पता चल गया, इसलिए यहाँ से चला गया। पूनम बोली, लेकिन कैसे? युग बोला, वो सब बाद में बताता हूँ, तुम्हारा दर्द ठीक हो तो पहले डॉक्टर के पास चले। पूनम नामे सिर हिलाती है तो युग उसके बगल में बैठ जाता है। पूनम को फिर कुछ याद आता है तो वो युग से पूछती है। पूनम बोली, तुम थोड़ी देर पहले कुछ कह रहे थे। तो दोस्तों, ये कहानी ज़्यादा बड़ी ना हो, इसलिए ये भाग यहीं पर ख़त्म करते हैं। साहिल और साक्षी की पूरी कहानी सुनने के लिए हमारे दूसरे भाग का इंतज़ार करें। तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखें और दूसरे भाग के लिए जुड़े रहें।